हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको संसद की जानकारी दी थी, जिसमें संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा तथा संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनका उल्लेख किया था। आज हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट तथा लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल का बृहद उल्लेख करेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज के वीडियो से लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके सामने आसानी से आ जाएगा। एक प्रश्न और आपके दिमाग में आता है कि लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है, क्या ये संख्या संविधान से निश्चित कर दी गई है, या इनकी संख्या में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है और कितने समय के बाद होती है? क्या इसमें कोई ऐसा संशोधन किया गया है जो उस निश्चित तिथि के बाद वह संशोधन किया जाएगा? इसकी भी चर्चा करेंगे कि सेंसस के विषय में, यानी जनगणना के विषय में भी उल्लेख किया जाएगा कि भारत में जो प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना की जाती है, उस जनगणना के बाद जो हमारी जनसंख्या आती है, उस जनसंख्या के आधार पर संविधान में सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसका भी उल्लेख करेंगे और देखेंगे कि संसद के जो सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, इनका क्वालिफिकेशन या इनकी योग्यताएं क्या है। और दूसरा, संसद के सत्र का भी आगे उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं संसद या पार्लियामेंट, जिसको हम यूनियन लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। यूनियन लेजिस्लेशन, यूनियन लेजिस्लेशन मीन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद, इसे ही हम संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम लोकसभा होता है, जिसका उल्लेख हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसे हम हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं। लोकसभा। और संसद के दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा, या इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। आज इससे संबंधित सारे प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में हर एक प्रश्न को आसानी से हल करने में हम सफल हो सकें। संसद क्या है, इसका उल्लेख लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये संघ की विधायिका है और जो यूनियन लिस्ट पर, जो संघ की सूची पर कानूनों का निर्माण करती है। और संघ की सूची के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय का उल्लेख किया गया है। नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसके विषय में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज हम सबसे पहले उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम आएंगे राज्यसभा की संरचना का। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसको आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की संरचना। मेंस में निश्चित रूप से एक प्रश्न इसका आता ही रहता है, और प्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारे परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कम से कम राज्यसभा की संरचना से आपको मिनिमम 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं,
जिस पर आपको ध्यान से वीडियो के लास्ट तक आपको देखते रहना है। और यदि कोई आप में जो नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने खास मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अब हम आते हैं राज्यसभा की संरचना। मित्रों, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, अब हम इसकी संरचना में सबसे पहले संख्या और उसके पदाधिकारियों को भी जोड़ेंगे। यहाँ से राज्यसभा की संरचना के अंतर्गत राज्यसभा के मैक्सिमम अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है, यह अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह संख्या है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जो 2 से 3 बार आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है। परंतु वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है, ये वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि राज्यसभा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां एक प्रश्न है, क्या भारत के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में बराबर संख्या में रहते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है और इसी जनगणना के आधार पर ही संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। परंतु आपके मन में एक प्रश्न आता है कि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 285 बनी हुई है अधिकतम। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है, इसका उत्तर आपको इसी वीडियो से प्राप्त होगा। जब हम इसका उल्लेख जनगणना पर करेंगे, सेंसस पे करेंगे, तब वहां इसको हम बृहद रूप से उल्लेख करेंगे। तो अब हम आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में 12 सदस्य, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इसको मिटा देता हूं, जिससे मुझे यहाँ लिखने में आसानी हो जाए। राज्यसभा में 12 सदस्य, 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि ये 12 सदस्य, 12 मेंबर विच आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सदस्य कौन सदस्य होते हैं, कहां से आते हैं? तो इसका बड़ा आसान सा उत्तर होगा, ये जो 12 सदस्य हैं, ये देश के 4 क्षेत्रों में स्पेशल कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग होते हैं। देश के 4 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोग होते हैं और इन्हीं 4 क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये 4 क्षेत्र हैं, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, साहित्य, लिटरेचर, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, सोशल सर्विसेज,
मित्रों, इन 4 क्षेत्रों में, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इसमें देश के लिए, कंट्री के लिए, देश के लिए श्रेष्ठ योगदान करने वाले लोगों में से राष्ट्रपति इन क्षेत्र के लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब एक प्रश्न है कि ये देश से क्या तात्पर्य है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपलब्धि चाहे जितना हासिल कर ले, चाहे जितना धन कमा ले, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस से नहीं जुड़ा है, राष्ट्रीय हित से नहीं जुड़ा है, उसको कभी भी राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत के साथ साथ देश के से भी जुड़ना आवश्यक है। कला को ले लीजिए, आप जानते हैं हमारे देश की महान संगीतकार, कलाकार लता मंगेशकर जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत की गई थी। सचिन तेंदुलकर को पूरा विश्व जानता है। सचिन तेंदुलकर पूरा विश्व जानता है, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। तो वास्तव में लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को राज्यसभा में किस आधार पर मनोनीत किया गया था? देश के लिए कला के क्षेत्र में। ये बाद में डिफाइन किया गया कि ये सारे क्षेत्र, लता मंगेशकर जी, इनके गाने पूरे विश्व में, खासकर भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। तो इनके अपने अपने क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में इन्होंने देश के लिए महान योगदान कर विश्व में भारत का नाम रोशन किया। तो इस तरह से साइंस, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में देश के लिए श्रेष्ठ योगदान करने वाले लोगों में से राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। दूसरा, राज्यसभा के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसका उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसका कारण क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसका कारण यही है कि राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ कभी भी रिक्त नहीं होते। राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ कभी भी रिक्त नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य ही आफ्टर एवरी 2 years, तो 1/3 मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य ही प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। और जिन स्थानों से जो सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उन स्थानों से पुनः राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करा लिया जाता है। अतः राज्यसभा कभी भी एक साथ सारे सदस्य समाप्त नहीं होते, अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। अतः राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। वेरी क्लियर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और जिन सीटों से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उन सीटों से 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करा लिया जाता है। अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यह सिद्ध हो गया। मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे हमारे पास यह एक बाल्टी है, आप बाल्टी कह सकते हैं। इस बाल्टी से मान लीजिए यहाँ पर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। बाल्टी में से
3 मग पानी हम बाहर निकालते हैं। 3 मग पानी बाहर निकाल दिया, और जैसे ही 3 मग पानी हमने बाहर निकाला, बाल्टी के लेवल में 1/3 पानी कम हो गया। लेकिन फिर हमने 3 मग पानी, उसी मग के साइज से 3 मग पानी बाल्टी में फिर डाल दिया, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर? तो निश्चित है ये पानी का तल जो हमेशा बराबर बना रहेगा। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी एक साथ रिक्त नहीं होती है। इसी तरीके से राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, और ठीक उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अब एक दूसरा प्रश्न आता है आपके दिमाग में, उसको भी क्लियर कर लिया जाए। यहीं पर जो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें हैं कि राज्यसभा के कभी भी भंग नहीं होती। एक प्रश्न आया था जो प्रायः गलत हो जाता है, मैं अभी आपसे कर रहा हूं, शायद आप भी गलत कर दें। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? तो प्रायः जल्दी में आप 6 वर्ष कह देते हैं, परंतु मित्रों ये गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, जो कभी भी भंग नहीं होती। अतः राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यही ध्यान रखना है। परंतु राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष के लिए है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए है। यहां ध्यान रखिए, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, और जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और अब आपके मन में एक प्रश्न फिर आ रहा होगा कि जब राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो 1/3 सदस्य कैसे अवकाश ग्रहण कर लिए 2 वर्ष में? मित्रों, इसके लिए थोड़ा हमें पहले जाना पड़ेगा। जब हमने 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया था, और उसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना था, तो उसके लिए हमने लॉटरी सिस्टम का यूज किया। और फिर 2 वर्ष के बाद हमने लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1/3 सदस्यों को पद रिक्त किया, और तब से लेकर आज तक वो प्रक्रिया अब आवश्यकता नहीं पड़ती, और ऑटोमेटिकली राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करने के साथ साथ उनका 6 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण चीज आता है कि राज्यसभा के विषय में और क्या क्या जानकारियां हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। राज्यसभा अमेरिका की अपेक्षा, राज्यसभा को एक नाम और है, इसको द्वितीय हाउस भी कहा जाता है, सेकंड हाउस, इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अमेरिका के द्वितीय सदन को सीनेट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का द्वितीय सदन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। लेकिन भारत में लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा एक अपेक्षाकृत कमजोर सदन माना जाता है। अपेक्षाकृत, लेकिन राज्यसभा के पास भी कुछ विशेषाधिकार है। राज्यसभा के पास भी कुछ विशेषाधिकार है, वह विशेषाधिकार जो लोकसभा के पास भी नहीं है। यानी कुछ माने में, कुछ स्थितियों में राज्यसभा लोकसभा से भी शक्तिशाली स्थिति में है। इसका भी हम अध्ययन करेंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज हम लोग क्या देखते हैं, द्वितीय सदन। इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों के विषय में हम चर्चा कर लें कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रत्येक राज्य से राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि हमने इसका उल्लेख भी किया। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य आएंगे, तो यह जनसंख्या के अनुपात में आते हैं। यह जनसंख्या के अनुपात में आते हैं
लेकिन इस जनसंख्या का निर्धारण प्रत्येक जनगणना पर की जाती है और जनगणना भारत में 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति 2026 तक परमानेंट कर दी गई है और यह संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। राज्यसभा के चुनाव में अपने राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनाव में अपने राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। याद करिए, भाग लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि राज्यसभा के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो अपने अपने राज्य के कोटे के अंतर्गत अपने अपने राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात याद कर लीजिए। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो प्राय आपके लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं उसको बहुत आसान बना दूं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, इसको याद करिए मित्रों। राज्यसभा के चुनाव में संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण प्रावधान और है जिसको जान लेना बहुत आवश्यक है। इसमें लिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिस्ट सिस्टम, बहुतों को भी अभी भी नहीं पता होगा लिस्ट सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं लिस्ट सिस्टम क्या है। अक्सर के कोचिंग क्लासेस में हम लोग देखते रहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में लिस्ट सिस्टम क्या है नहीं बता पाते हैं। इसको आसानी से समझिए कि सूची प्रणाली क्या है। याद करिए, सूची प्रणाली वास्तव में आनुपातिक प्रणाली के जन्मदाता थॉमस हेयर को माना जाता है। थॉमस हेयर इंग्लैंड के ये प्रसिद्ध विचारक हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक दूसरा नाम हेयर सिस्टम भी है, इसको याद कर लीजिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का ही दूसरा नाम है हेयर सिस्टम, क्योंकि इसके जनक हेयर थे। और इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या था? क्यों नहीं, जनरली आप ग्राम प्रधान का चुनाव कराते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, विधानसभा या लोकसभा के सदस्य का, तो जिसको दूसरे किसी भी प्रत्याशी से एक वोट अधिक मिलता है वो जीत जाता है। परंतु चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो, ये सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होती। लिस्ट सिस्टम में क्या है? उस राज्य के ऐसे राजनीतिक दल जो वह न्यूनतम कोटा जो उस राज्य के एक राज्यसभा के सदस्य के लिए निश्चित किया गया है, उस राज्य का वो छोटा से छोटा राजनीतिक दल जिसने विधानसभा के चुनाव में यदि उस न्यूनतम संख्या को, यानी न्यूनतम जो निर्धारित संख्या आयोग निश्चित करता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसे भी उस संख्या के आधार पर, उस निश्चित संख्या के आधार पर राज्यसभा में अपना एक प्रतिनिधि, अगर और अधिक दूनी संख्या है तो 2 प्रतिनिधि, उसे भी भेजने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अन्यथा यदि विधानसभा के ही सदस्य डायरेक्टली चुनाव में भाग लेते तो जिस राजनीतिक दल की बहुमत रहेगी जिस राज्य में, उसी राज्य के सारे सदस्य राज्यसभा के चुन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं हो और इसीलिए लिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।
और लिस्ट सिस्टम से जिस राजनीतिक दल के पास जिस मात्रा में विधानसभा के सदस्य होते हैं और एक राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो निश्चित मापदंड निश्चित किया जाता है, यदि वह संख्या जिस राजनीतिक दल के पास होती उसी के अनुपात में वह राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेने में सफल हो जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि आनुपातिक प्रणाली के द्वारा इससे लाभ क्या है, इसका लाभ बहुत कम लोगों को प्राप्त मालूम होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे अल्पसंख्यक का भी हित होता है, इससे माइनॉरिटीज का भी हित होता है। यहाँ माइनॉरिटी से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम से नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी से तात्पर्य है उस राजनीतिक दल के जो एक निश्चित मानक को प्राप्त कर लेता है, जो निश्चित संख्या में उसके भी विधानसभा के सदस्य अगर आ जाते हैं तो उसे भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये आनुपातिक प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है, अल्पसंख्यक का हित। तो ये मित्रों राज्यसभा के संरचना के अंतर्गत आपने देखा। अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो कैसे निश्चित की जाती है। तो वास्तव में अनुच्छेद 82 के अंतर्गत ये निश्चित किया गया है, 82 के अंतर्गत रीएडजस्टमेंट आफ्टर एज सेंसेस। रीएडजस्टमेंट आफ्टर एज सेंसस यानी प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। एक प्रश्न आपके मन में बराबर आता रहता होगा कि काफी लंबे समय से सीटों की संख्या हम वही सुन रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शुरू में हमने 1951 की जनगणना, 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना के बाद हमने रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीटों का पुनर्निर्धारण तो किया और क्रमशः उनके सीटों की संख्या में वृद्धि भी किया। परंतु एक जिसको आप जानते ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कई सारे वीडियोज में इसका मैंने उल्लेख भी किया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वप्रथम सीटों की संख्या का निर्धारण पोस्टपोन्ड करके सन 2000 तक बढ़ा दिया गया था। यानी सन 2000 के बाद ही अब संसद के सदस्यों की सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। परंतु 2001 में पुनः संविधान संशोधन के द्वारा इसे सन 2026 तक, सन 2026 तक बढ़ा दिया गया। यानी अब इनके सीटों की संख्या में जो रीएडजस्टमेंट होगा 2026 तक होगा, 2026 के बाद ही होगा। इसका मतलब है तब तक सीटों की संख्या वही होगी जो 1971 का जनगणना होगा। तो एक प्रश्न आया था आईएएस में, याद करिए कि वर्तमान में जो लोकसभा या राज्यसभा में सीटों की संख्या है उसका बेस ईयर क्या है, उसका आधार वर्ष क्या है, यानी उनके सीटों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर किया गया है। तो वेरी सिंपल उत्तर इसका है 1971 की जनगणना को ही अभी भी आधार वर्ष के रूप में मानकर सन 2026 तक अनचेंजेबल ऑफ द सीट्स, अनचेंजेबल ऑफ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या परमानेंट निश्चित कर दी गई है। इसके बाद की जनगणना के आधार पर ही इनकी संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। और आप जान सकते हैं कि तब तक भारत की स्थिति, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हम दुनिया के एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सीटों की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन ये हमने कई प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया है। तो इस प्रकार राज्यसभा की संरचना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। संसद के द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। 12 सदस्य जो देश के लिए 4 क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकता है और
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य आफ्टर एवरी 2 ईयर्स प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अतः राज्यसभा की पहली बार रीएडजस्टमेंट जो किया गया वो 2 अप्रैल 1954 को किया गया था, जो लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया गया था, और फिर 2 अप्रैल 1956 को फिर लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया गया, और तब से यह क्रमागत रूप से लॉटरी आदि की आवश्यकता नहीं रह गई और आसानी से एक सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके निकलता है। इसके साथ साथ राज्यसभा को धन और वित्त के मामले में कुछ शक्तियां बहुत कमज़ोर है, जिससे लोकसभा से जब इसकी तुलना की जाती है तो एक कमज़ोर सदन सिद्ध होता है। लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार भी हैं, स्पेशल राइट्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। 249 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो सामान्य स्थिति में कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका विधानमंडल को प्रदान की गई है, परंतु यदि उस राज्य की सूची को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो, यदि उसको नेशनल इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा, और यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देती है और पुनः इसे लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो लोकसभा के पारित करने के पश्चात यह 1 वर्ष के लिए स्थानीय महत्व का विषय राष्ट्रीय महत्व के रूप में कन्वर्ज हो जाता है। तो दैट इज द स्पेशल राइट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मतलब है यह राज्यसभा का विशेषाधिकार हो गया। दूसरा, कोई हमें ऑल इंडिया न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर गठन करना है, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, इसके अतिरिक्त अगर हमें कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है, निर्माण करना है, तो सबसे पहले यह बिल या विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा से 2/3 बहुमत से आएगा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही यह विधेयक लोकसभा से पारित होगा, और लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व के रूप में कन्वर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से राज्यसभा के पास भी विशेषाधिकार है, लेकिन धन और वित्त के संबंध में इसकी शक्तियां बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा की संरचना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा की संरचना के अंतर्गत लोकसभा की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन, उत्तरदायी सदन। सरकार के प्रत्येक मंत्री अपने प्रत्येक कार्य के लिए लोकसभा में ही उत्तरदायी होते हैं। इनकी उत्तरदायित्वता कैसे निश्चित की जाती है? सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ये वार्षिक बजट भी सर्वप्रथम लोकसभा में ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। तो लोकसभा की संरचना में उसके महत्व को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। संसद सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या है, और नेक्स्ट जो हमने आपसे कहा कि संसद के जो सेशन हैं, सत्र हैं, वो कैसे होते हैं, कितने सत्र होते हैं, अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं, न्यूनतम कितने सत्र हो सकते हैं, सत्रों के बीच की गैपिंग क्या हो सकती है, जैसे एक सत्र के समाप्त होने के बाद दूसरा सत्र अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगला वीडियो लेकर आपके पास आएंगे, परंतु अभी आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियों को हम आपको शेयर कर रहे हैं।
इस उम्मीद के साथ कि आपको निश्चित रूप से काफ़ी जानकारियां लेकर आया होगा। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहें। जब तक ये स्थिति सामान्य होती है तब तक आप अपने को संयम बरतते हुए डिस्टेंसिंग लर्निंग के द्वारा अपना काम आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।